आइए सुनते हैं एक कहानी। फैसला एक नई सुबह का। ससुराल में मानसी को पति का प्यार तो नहीं मिला, लेकिन फिर भी निश्चल भाव से सास ससुर की सेवा की, बच्चों को पाला। उसने सोचा था सुख कभी तो मिलेगा, लेकिन सोचा मिल जाए ऐसा मुश्किल से ही होता है। लखनऊ की सबसे पॉश कॉलोनी गोमती नगर में स्थित इस पार्क में लोगों की बहुत आवाजाही थी। पार्क की एक बेंच पर काफी देर से बैठी मानसी गहन चिंता में लीन थी। शाम के समय पक्षियों का कलरव व बच्चों की धमाचौकड़ी भी उसे विचलित नहीं कर पा रही थी। उसके अंतर्मन की हलचल भारी शोर से कहीं अधिक तेज व तीखी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उससे गलती कहाँ हुई है। पति के होते हुए भी उसने बच्चों को अपने बलबूते पर कड़ी मेहनत करके खड़ा किया था, उन्हें इस काबिल बनाया था कि वे खुले आकाश में स्वच्छंद उड़ान भर सकें। पर उसके बच्चों में वक्त के साथ इतना बड़ा बदलाव आ जाएगा, यह वह नहीं जानती थी। बेटा तो बेटा, उसकी बेटी भी उसके लिए इतना गलत सोचती है। वह विचारमग्न थी कि कमी आखिर कहाँ रह गई, उसकी परवरिश में या उसके खून में जो उनके पिता की देन था। अब वह कहाँ जाएगी? अपना घर छोड़कर बेटी और दामाद के पास यह सोचकर आई थी कि कुछ अकेलापन दूर होगा, कुछ दिन तो सुकून से कटेंगे। अकेली रह रही 55 साल की मानसी को इतना बड़ा घर काट खाने को दौड़ता था, लेकिन पिछली रात को 12:30 बजे प्यास से गला सूखने पर जब वह पानी पीने उठी तो बेटी और दामाद के कमरे से धीरे धीरे आ रही आवाज़ों ने उसे ठिठकने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि बातचीत का मुद्दा वही था। यार, तुम्हारी मम्मी यहाँ से कब जाएंगी? इतनी बड़ी सिटी में अपना खर्च चलाना ही मुश्किल है, ऊपर से इनका खाना और रहना। मैं यह ज़्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। दामाद का झल्लाहट भरा स्वर उसे साफ सुनाई दे रहा था। तुम्हें क्या लगता है मैं इस बात को नहीं समझती? पर मैंने पूरा हिसाब लगा लिया है। जब से मम्मी आई है मैंने खाने वाली की छुट्टी कर दी है, यह बोलकर कि माँ मुझे तुम्हारे हाथ का खाना खाने का मन होता है। क्योंकि मम्मी नर्स भी है तो बच्चा होने तक और उसके बाद भी मेरी पूरी देखभाल मुफ्त में हो जाएगी। देखा जाए तो उनके खाने का खर्च ही कितना है, 2 रोटी सुबह, 2 रोटी शाम। और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि उनके पास दौलत की कमी नहीं है। अगर वे हमारे पास सुकून से रहेंगी तो आज नहीं तो कल सारी दौलत भी हमारी होगी। भाई तो वैसे भी इंडिया नहीं आने वाला। यह कहते हुए अपनी प्रेग्नेंट बेटी की खनकदार हंसी उनके कानों में पड़ी। उसे लगा वह चक्कर खाकर वहीं गिर पड़ेगी। जैसे तैसे अपने आप को संभाल कर वह कमरे तक आई थी। बेटी और दामाद की हकीकत से रूबरू होकर उसका मन बड़ा आहत था। सुबह उठकर उन दोनों पर यह सच्चाई उसने जाहिर नहीं होने दी कि उसे उनकी रात की बातें पता चल चुकी हैं। इसी नाते उनके साथ हंसना बोलना भी पड़ रहा था, जबकि भीतर से उसका मन बहुत बेचैन था। इसलिए शाम होते ही घूमने के बहाने वह घर के पास बने पार्क में आ गई। यहाँ पर आकर भी उसकी बेचैनी बरकरार थी। निगाहें सामने की ओर थी, पर मन में वही ऊहापोह मची हुई थी कि सामने कुछ ही दूरी पर लगभग उसी की उम्र के 3 व्यक्ति खड़े बातें करते हुए नजर आए। वह आगे कुछ सोच पाती कि तभी उनमें से एक व्यक्ति उसकी ओर बढ़ता दिखाई पड़ा। वह बड़े ही पेसों पेस में पड़ गई कि क्या करे। अजनबी शहर में अजनबियों की यह जमात, इतनी उम्र की होने के बावजूद उसके मन में यह घबराहट कैसी? अरे वह कोई नवयुवती थोड़ी ही है जो कोई उसे छेड़ने चला आएगा। शायद कुछ पूछने आ रहा हो, उसने अपने आप को तसल्ली देनी चाहिए। हे मनु, तुम यहाँ कैसे? अचकचा सी गई वह यह चीर परिचित आवाज़ सुनकर। कौन मनु? माफ़ कीजिएगा, मैं मानसी, पास ही दिव्या अपार्टमेंट के फ्लैट में रहती हूँ। हड़बड़ाहट में वह अपने बचपन के नाम को भी भूल गई। आवाज़ को पहचानने की भी उसकी भरसक कोशिश नाकाम ही रही। हाँ हाँ आदरणीय मानसी जी, मैं आपकी ही बात कर रहा हूँ। मैं समीर फ्रॉम देवास। देवास सुनते ही जैसे उसकी खोई यादगार लौट आई। जाने कितने सालों बाद उसने यह नाम सुना था, जो उसके भीतर हमेशा हर पल मौजूद रहता था। पर समीर को सामने खड़ा देखकर भी वह पहचान नहीं पा रही थी। कारण उसमें बहुत बदलाव आ गया था। कहाँ वह दुबला पतला मरियल सा दिखने वाला समीर, और कहाँ कुछ उम्रदराज परंतु प्रभावशाली व्यक्तित्व का मालिक यह समीर। उसे बहुत अचरज हुआ और अथाह खुशी भी। अपना पुराना नाम सुनकर यूं लगा जैसे वह छोटी बच्ची बन गई है। अरे, अभी भी नहीं पहचाना? कहकर समीर ने हौले से उसकी बाहों को हिलाया। क्यों नहीं समीर, बिल्कुल पहचान लिया। आओ, तुम्हें अपने दोस्तों से मिलाता हूँ, कहकर समीर उसे अपने दोस्तों के पास ले चला। दोस्तों से परिचय होने के बाद मानसी ने कहा, अब मुझे घर चलना चाहिए समीर, बहुत देर हो चुकी है। ठीक है,
अभी तो हम ठीक से बात भी नहीं कर पाए हैं, परंतु कल शाम 4 बजे इसी बेंच पर मिलना। पुरानी यादें ताज़ा करेंगे और एक दूसरे के बारे में ढेर सारी बातें। आओगी ना? समीर ने खुशी से चहकते हुए कहा। बिल्कुल, पर अभी चलती हूँ। घर लौटते वक्त अंधेरा होने लगा था, पर उसका मन खुशी से सराबोर था। उसके थके हुए पैरों को जैसे गति मिल गई थी। उम्र की लाचारी व शरीर की थकान सभी कुछ गायब हो चुका था। इतने समय बाद इस अजनबी शहर में समीर का मिलना उसे किसी अनमोल उपहार से कम नहीं लग रहा था। घर पहुंचकर उसने खाना खाया, रोज की तरह अपने काम निपटाए और बिस्तर पर लेट गई। रोज बेचैनी, दुख व हताश के कारण नींद नहीं आती थी। आज खुशी के अतिरेक से आंखों की नींद गायब हो चुकी थी। उसके जीवन की किताब का हर पन्ना उसके सामने एक एक कर खुलता जा रहा था, जिसमें वह स्पष्ट देख पा रही थी अपने दोस्त समीर को और उसके साथ बिताए उन मधुर पलों को जिन्हें वह खुलकर जिया करती थी। जब उसकी ज़िंदगी किसी की मोहताज नहीं थी, बचपन का वह समय जिसमें उसका हंसना, रोना, लड़ना, झगड़ना, रूठना, मनाना सब समीर के साथ ही होता था। गुस्से व लड़ाई के दौरान तो वह समीर को उठाकर पटक भी देती थी, कारण वह शरीर से बलिष्ठ थी और समीर दुबला पतला। फिर भी उसके लिए समीर अपने दोस्तों तक से भिड़ जाया करता था। गिल्ली डंडा, लुका छिपी, विषअमृत, साकलबंदी, कबड्डी, खो खो जैसे कई खेल खेलते थे। खेलते हुए कब स्कूल से कॉलेज में साथ आ गए पता ही नहीं चला था। पर समीर ने इंजीनियरिंग फील्ड चुनी थी और उसने मेडिकल फील्ड का चुनाव किया था। उसके बाद समीर उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चला गया और इसी बीच उसके भैया भाभी ने उसकी शादी दिल्ली में रह रहे एक व्यवसायी राजन से कर दी थी। शादी के बाद से उसका देवास आना बहुत कम हो गया। माता पिता की इकलौती संतान राजन अपने काम में दिन रात व्यस्त रहते थे और वह उनका घर संभालने में। वैसे तो राजन एक बेफिक्र मस्तमौला इंसान थे, जिनके दिन से ज़्यादा रातें रंगीन हुआ करती थी। उन्होंने उससे शादी भी सिर्फ माँ बाप के कहने पर ही की थी। उस घर में कभी मानसी को एक पत्नी का दर्जा नहीं मिला, लेकिन उसके सास ससुर बहुत अच्छे थे। उन्होंने उसे बहुत प्यार व अपनापन दिया था। सास तो स्वयं ही उसे पसंद करके लाई थी, लिहाजा वे मानसी पर बहुत स्नेह रखती थी। सास से मानसी का अकेलापन व उदासी नहीं छिपी थी। उन्होंने उसे हौसला देकर अपनी पढ़ाई जारी रखने को कहा, जो कि शादी के चलते अधूरी ही छूट गई थी। मानसी ने कॉलेज जाना शुरू कर दिया। हालांकि राजन को उसका घर से निकलना बिल्कुल पसंद नहीं था, परंतु मानसी के जीवन में इससे बहुत बड़ा बदलाव आया। उसके आत्मविश्वास ने उसके व्यक्तित्व को और प्रभावी बना दिया था। उसने अपनी नर्स की ट्रेनिंग पूरी की। इधर राजन के स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं था, यहाँ तक कि उसे मानसी की उपस्थिति या अनुपस्थिति से भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह उसके लिए सिर्फ एक उपभोग की वस्तु मात्र थी। मानसी का मन भावनात्मक प्रेम को तरसता रहता। वह अपने दिल की सारी बातें राजन से शेयर करना चाहती थी, परंतु अपने बिजनेस और उससे बचे वक्त में अपनी रंगीन जिंदगी जीते राजन को कभी मानसी की इस घुटन का एहसास तक नहीं हुआ। इस मशीनी जिंदगी को जीते जीते मानसी दो प्यारे से बच्चों की माँ बन चुकी थी। बेटे सार्थक व बेटी नित्या के आने से उसके जीवन को एक दिशा मिल चुकी थी, पर राजन की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। मानसी के बच्चों में व्यस्त रहने से और उसे आज़ादी मिल गई थी। हाँ, बच्चों में व्यस्त मानसी की जिंदगी ने जरूर रफ्तार पकड़ ली थी कि तभी हृदयाघात से ससुर की मौत हो जाने से मानसी पर मानो पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि आर्थिक रूप से मानसी उन्हीं पर निर्भर थी। राजन को घर गृहस्थी में पहले ही कोई विशेष रुचि नहीं थी। पिता के जाते ही वह अपने आप को सर्वेसर्वा समझने लगा। दिन पर दिन बदमिजाज होता जा रहा राजन कई कई दिनों तक घर की सुध नहीं लेता था। मानसी बच्चों की परवरिश व पढ़ाई लिखाई के लिए भी आर्थिक रूप से बहुत परेशान रहने लगी। यह देखकर उसकी सास ने बच्चों व उसके भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपनी सारी जायदाद मानसी के नाम करने का निर्णय लिया। यह पता लगते ही राजन ने घर आकर मानसी को आड़े हाथों लिया, परंतु उसकी मां ने मानसी का पक्ष लेते हुए स्पष्ट शब्दों में उसे वहां से चले जाने के लिए कह दिया। लेकिन वह जाते जाते भी मानसी को देख लेने की धमकी दे गया। मानसी का मन बहुत आहत हुआ। जिस संबंध को उसने इतनी ईमानदारी से निभाने की कोशिश की थी, क्या वह पूरी तरह दरक गया? उसका मन चाहा कि उस वक्त वह अपनी चुप्पी तोड़कर राजन को उसकी असलियत से वाकिफ करा दे और जायदाद के पेपर उसके मुंह पर मार उसे यह समझा दे कि उसे कभी भी दौलत की भूख नहीं थी। परंतु अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसने एक बार फिर चुप्पी साध ली। समय की रफ्तार के साथ एक बार फिर मानसी के कदम चल पड़े। बच्चों की परवरिश व बुजुर्ग सास की देखभाल में व्यस्त मानसी अपने आप को जैसे भूल ही चुकी थी। अपने दर्द व तकलीफों के बारे में सोचने का न ही उसके पास वक्त था और न ही ताकत। समय कैसे गुजर जाता था मानसी को पता ही नहीं चलता था। उसके बच्चे अब कुछ समझदार हो चले थे।
ऐसे में एक रात मानसी की सास की तबीयत अचानक ही बहुत बिगड़ गई। उनके फैमिली डॉक्टर आउट ऑफ स्टेशन थे। कोई दूसरी मदद न होने से उसने मजदूरी में राजन को फ़ोन किया। माँ ने जब सारी ज़्यादा तुम्हारे नाम कर दी है तो तुम ही उनकी जिम्मेदारी भी निभाओ। दो टूक बात कहकर राजन ने फ़ोन काट दिया। पर उसने हिम्मत ने हारते हुए अपनी सास का इलाज अपनी काबिलियत के बल पर किया। उसने उन्हें न सिर्फ बचाया बल्कि स्वस्थ होने तक सही देखभाल भी की। इतने कठिन समय में उसका धैर्य और कार्यकुशलता देखकर डॉक्टर प्रकाश, जो कि उनके फैमिली डॉक्टर थे, उनने उसे अपने हॉस्पिटल में सर्विस का ऑफर दिया। मानसी बड़े ही असमंजस में पड़ गई, क्योंकि अभी उसके बड़े होते बच्चों को उसकी ज़रूरत कहीं ज़्यादा थी। पर सास के यह समझाने पर कि बच्चों की देखभाल में वे उसकी थोड़ी सहायता कर दिया करेंगी, वह मान गई। उसके जॉब करने की दूसरी वजह निसंदेह पैसा भी था, जिसकी मानसी को अभी बहुत ज़रूरत थी। अब मानसी का ज़्यादातर वक्त अस्पताल में ही बीतने लगा। घर पर सास ने भी बच्चों को बड़ी जिम्मेदारी से संभाल रखा था। जल्द ही अपनी मेहनत व योग्यता के बल पर वह पदोन्नत हो गई। अब उसे अच्छी तनख्वाह मिलने लगी थी। पर बीच बीच में राजन का उसे घर आकर फटकारना जारी रहा। इसी के चलते अपनी सास के बहुत समझाने पर उसने तलाक के लिए आवेदन कर दिया। राजन के बारे में भी सभी वाली बातें जानते थे, तो उसे सास व अन्य सभी के सहयोग से जल्द ही तलाक मिल गया। उसके जीवन का नया अध्याय उसकी ज़िंदगी से जुड़ चुका था। परंतु कुछ साल बीतते बीतते उसकी सास भी चल बसी। पर उन्होंने जाने से पहले उसे बहुत आत्मनिर्भर बना दिया था। उनकी कमी तो उसे खलती थी, लेकिन अब उसके व्यक्तित्व में निखार आ गया था। अपने बेटे को उच्च शिक्षा के लिए उसने कनाडा भेज दिया तथा बेटी का उसके मनचाहे क्षेत्र फैशन डिजाइनिंग में दाखिला करवा दिया। अब राजन का उससे सामना न के बराबर ही होता था। पर समय की करवट अभी उसके कुछ और इम्तहान लेने को आतुर थी। कुछ ही वर्षों में उसके सारे त्याग व तपस्या को बुलाते हुए सार्थक ने कनाडा में ही शादी कर वहाँ की नागरिकता ग्रहण कर ली। इतने वर्षों में वह इंडिया भी बस 2 बार ही आया था। मानसी को बहुत मानसिक आघात पहुंचा, पर वह कर भी क्या सकती थी। इधर बेटी भी पढ़ाई के दौरान ही रजनीश के इश्क में गिरफ्तार हो चुकी थी। जमाने की परवाह न करते हुए उसने बेटी की शादी रजनीश से ही करने का निर्णय ले लिया। मुंह पर प्यार से मामा करने वाला रजनीश इतना बेगैरत होगा, यह उसने सपने में भी नहीं सोचा था। परंतु जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो किसे दोष देना। अभी कुछ वक्त पहले ही उसने यह फ्लैट खरीदने के लिए 20 लाख रुपयों से दामाद की मदद की थी। परंतु वह तो यह सब सोचते सोचते उसकी आंखों में पानी आ गया। आजकल रिश्ते वाकई मतलब के हो गए हैं। सबकी छोड़ो, पर अपनी बेटी भी। उसका सब कुछ तो बच्चों का ही था, फिर भी उनका मन इतना मैला क्यों है। उनकी आंखों से आंसू निकलकर उसके गालों पर ढुलकते चले गए। क्या बताएगी कल वह समीर को अपने अतीत के बारे में। क्या यही कि अपने अतीत में उसने हर रिश्ते से सिर्फ धोखा खाया है। इससे अच्छा तो यह है कि वह कल समीर से मिलने ही ना जाए। इतने बड़े शहर में समीर उसे कभी ढूंढ नहीं पाएगा। लेकिन फिर बचपन के दोस्त से मिलने का मोह भी वह छोड़ नहीं पा रही थी। क्योंकि यहाँ इस स्थिति से क्योंकि यहाँ इस स्थिति में इत्तेफाक से समीर का मिल जाना उसे बहुत सुकून दे रहा था। समीर उसके मन के रेगिस्तान में एक ठंडी हवा का झोंका बनकर आया था। इस उम्र में ये हास्यास्पद बातें यह कैसे सोच सकती है। क्या उसकी उम्र में इस तरह की सोच शोभा देती है। ऐसे तमाम प्रश्नों में उसका दिमाग उलझ कर रह गया था। वह यह अच्छी तरह जानती थी कि यह कोई वासनाजनित प्रेम नहीं बल्कि किसी अपनेपन के एहसास से जुड़ा मात्र एक उज्जवल भाव ही है, जो अपना दुख दर्द एक सच्चे साथी के साथ बांटने को आतुर हो रहा है। वह साथी जो उसे भली भांति समझता था और जिस पर वह आंख मूंद कर भरोसा कर सकती थी। दिल और दिमाग के बीच चल रहे इस अजीब से द्वंद्व के दौरान ही न जाने कब उसकी आंख लग गई। सुबह 7 बजे ही बेटी ने मामा कहकर उसे आवाज़ लगानी शुरू कर दी। सही भी है, वह एक नौकरानी ही तो थी इस घर में, वह भी बिना वेतन के। फिर भी वह मुस्कुरा कर उठी। उसका मन कुछ हल्का हो चुका था। हॉल में उसे प्रवेश करते देख बेटी ने बड़े ही मुस्कुराते हुए कहा, क्या माँ, कितनी देर तक सोती हो। आपको तो मालूम है मैं सुबह सुबह आपके हाथ की ही चाय पीती हूँ। अभी बना देती हूँ नित्या, कहकर उन्होंने उधर से निगाहें फेर ली। बेटी की बनावटी हंसी ज़्यादा देर तक देखने की इच्छा नहीं हुई उनकी। काम के बीच बीच में उनकी घड़ी देखने की उत्सुकता उनकी बेटी से छिपी न रह सकी। उसके पूछने पर उन्होंने यह कहकर बात टाल दी कि पार्क में कुछ औरतों से मेल मुलाकात हो गई थी। उन्हीं के साथ वहीं पास के सभागार में कार्यक्रम में शामिल होने जाएगी। नियत 4 बजे मानसी घर से निकल गई।
पार्क पहुंचकर देखा तो समीर उसका इंतजार करता हुआ दिखाई पड़ा। आओ मानसी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, समीर ने बहुत प्रसन्नता व अपनेपन के साथ कहा। मुझे बहुत देर तो नहीं हो गई समीर, क्या तुम्हें बहुत इंतजार करना पड़ा? हाँ, इंतजार तो करना पड़ा, समीर रहस्यमय के ढंग से मुस्कुराया। बातों को घुमा फिरा कर कहने की आदत अभी तक नहीं गई तुम्हारी, उसने कहा। थोड़ी देर में वे दोनों अपने बचपन को एक बार फिर से जीने लगे। पुरानी सभी बातें याद करते करते दोनों थक गए। हंस हंस कर दोनों का बुरा हाल था, तभी समीर ने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा, तुम अभी कैसी हो मानसी? मेरा मतलब तुम्हारे पति व बच्चे कैसे हैं, कहाँ हैं? कुछ अपने आज के बारे में बताओ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत अच्छे से, कहकर मानसी ने मुंह दूसरी ओर कर लिया। अच्छी बात है, यही बात जरा मुंह इधर करके कहना। समीर अब असली मुद्दे पर आ चुका था। बचपन से मैं तुम्हारी आंखों की भाषा समझता हूँ। तुम मुझसे छिपा नहीं सकती अपनी बेचैनी व छटपटाहट। कुछ तो तुम्हारे भीतर चल रहा है। मैंने कल ही नोटिस कर लिया था, जब तुमने हमें देखकर भी नहीं देखा। तुम्हारा किसी ख्याल में खोया रहना यह साफ दर्शा रहा था कि तुम कुछ परेशान हो। तुम पर मेरी नज़र जैसे ही पड़ी मैं तुम्हें पहचान गया था। अब मुझे साफ साफ बताओ, किस हाल में हो तुम? अपने बारे में पूरा सच, और हाँ, यह जानने का मुझे पूरा हक भी है। समीर के यह कहने पर मानसी फूट फूट कर रोने लगी। उसके सब्र का बांध टूट गया। अपनी शादी से लेकर राजन की बेवफाई, अपनी घुटन, सास ससुर, अपने बच्चों व उनकी परवरिश के बारे में पूरा वृत्तांत एक कहानी की तरह उसे सुना डाला। और तुम जिंदगी भर इतना झेलती रही? एक बार तो अपने भैया भाभी को यह बताया होता। क्या बताती समीर? मेरा सुख ही तो उनकी जिंदगी का एकमात्र लक्ष्य था। उनके मुताबिक तो मैं बहुत बड़े परिवार में खुशियों भरी जिंदगी गुजार रही थी। उन्हें सच्चाई बताकर कैसे दुखी करती? चलो, जो भी हुआ जाने दो, आओ मेरे घर चलते हैं, समीर ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। नहीं समीर, आज तो बहुत देर हो चुकी है, नित्य परेशान हो रही होगी, फिर किसी दिन चलूंगी तुम्हारे घर। समीर के हाथ पकड़ने पर वह थोड़ी अचकचा गई। तुम आज ही चलोगी? बहुत परेशान हुई आज तक, अब थोड़ा उन्हें भी परेशान होने दो। मेरे बच्चों से मिलो, तुम्हें सच में अच्छा लगेगा, कहते हुए समीर उठ खड़ा हुआ। समीर की जिद के आगे बेबस मानसी कुछ संकोच के साथ उसके संग चल पड़ी। बहुत ही आत्मीयता के साथ समीर की बहू ने मानसी का स्वागत किया। कुछ देर के लिए मानसी जैसे अपने आप को भूल ही गई। समीर के पोते के साथ खेलते खेलते वह खुद भी छोटी सी बच्ची बन बैठी। वहीं बातों बातों में समीर की बहू से ही उसे पता चला कि उसकी सासू माँ अर्थात समीर की पत्नी का देहांत 2 साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में हो चुका है। उस दिन समीर का जन्मदिन था और वह समीर के जन्मदिन पर उनके लिए सरप्राइज पार्टी की तैयारियां करने बाहर गई थी। अचानक उसकी नज़र घड़ी पर पड़ी और उसने चलने का उपक्रम किया। समीर उसे छोड़ने पैदल ही उसके अपार्टमेंट के बाहर तक आया। समीर, तुम्हारे पोते और बहू से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, सच बहुत खुशनसीब हो तुम। अरे, अभी तुम हमारे रोशन चिराग से नहीं मिली हो, जनाब ऑफिस से बहुत लेट आते हैं, समीर ने मुस्कुराते हुए कहा। चलो फिर कभी, कहते हुए मानसी लिफ्ट की ओर चल पड़ी। अब कब मिलोगी? समीर ने उसे पुकारा। हाँ समीर, देखो अब कब मिलना होता है, मानसी ने कुछ बुझी सी आवाज़ में कहा। अरे, इतनी पास तो है हमारे घर हैं, और मिलने के लिए इतना सोचोगी? कल शाम को मिलते हैं ना पार्क में, समीर ने जोर देना चाहा। ठीक है समीर, मैं तुम्हें फ़ोन करती हूँ जैसा भी पॉसिबल होगा, कहते हुए लंबे डग भरते हुए वह लिफ्ट में दाखिल हो गई। जैसा कि उसे डर था, घर के अंदर घुसते ही उसे नित्या की घूरती आंखों का सामना करना पड़ा। बिना कुछ बोले वह जल्दी से अपने काम में लग गई। रात में सोते समय वह फिर समीर के बारे में सोचने लगी। कितना प्यारा परिवार समीर का, उसके बेटे बहू कितना मान देते हैं उसे, कितना प्यारा पोता है उसका। मेरा पोता भी तो लगभग इतना ही बड़ा हो गया होगा, पर उसने तो सिर्फ तस्वीरों में ही अपनी बहू और पोते को देखा है। कितनी बार कहा सार्थक से इंडिया आ जाओ, पर वह तो सब भुला बैठा है। काश अपनी माँ की तसल्ली के लिए ही एक बार आ जाता, तो वह अपने पोते और बहू को जी भर कर देख लेती और उन पर अपनी ममता लौटाती। लेकिन उसका बेटा तो बहुत निष्ठुर हो चुका है। एक गहरी आह निकली उसके दिल से। समीर की खुशहाली देखकर उसे अपनी बदहाली और साफ दिखाई देने लगी थी। परंतु अब वह समीर से ज़्यादा मिलना नहीं चाहती थी, क्योंकि रोज रोज बेटी से झूठ बोलकर इस तरह किसी व्यक्ति से मिलना उसे सही नहीं लग रहा था, भले ही वह उसका दोस्त ही क्यों ना हो। बेटी से मिलवाए भी तो क्या कहकर? आखिर बेटी दामाद उसके बारे में क्या सोचेंगे? वैसे भी उसे पता था कि स्वार्थ व लालच में अंधे हो चुके उसके बच्चों को उसके किसी भी संबंध में खोट ही नजर आएगी। पर समीर को मना कैसे करे, समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसका दिल तो बच्चों जैसा साफ था। मानसी अजीब सी उधेड़बुन में फंस चुकी थी।
सुबह उठकर वह फिर रोज़मर्रा के काम में लग गई। 10-11 बजे उसने मोबाइल देखा तो समीर की कॉल थी। अच्छा हुआ साइलेंट पर था, वरना बेटी के सवाल शुरू हो जाते। उसने समीर से बात नहीं की। इस कसमकस में पूरा दिन व्यतीत हो गया। शाम को बेटी दामाद को चाय नाश्ता देकर स्वयं भी चाय पीने बैठी ही थी कि दरवाजे पर हुई दस्तक से उसका मन घबरा उठा। आखिर वही हुआ जिसका डर था। समीर को दरवाजे पर खड़े देख उसके प्राण हलक में सूख गए। अरे आओ समीर, कहते हुए उसने बड़ी कठिनता से मुंह से शब्द निकाले। समीर ने खुद ही अपना परिचय दे दिया। उसके बाद मुस्कुराते हुए उसे अपने पास बिठाया और बड़ी ही सहजता से उसने मानसी के संग अपने विवाह की इच्छा व्यक्त कर दी। यह बात सुनते ही मानसी चौंक पड़ी। कुछ बोल पाती उससे पहले ही समीर ने कहा कि वह जो भी फैसला ले सोच समझ कर ले। मानसी का कोई भी फैसला उसे मान्य होगा। कुछ देर चली बातचीत के दौरान उसकी बेटी और दामाद का व्यवहार समीर के प्रति बेहद रूखा रहा। समीर के जाते ही बेटी ने उसे आड़े हाथों लिया, यहाँ तक कह दिया कि माँ, क्या यही गुल खिलाने के लिए आप दिल्ली से लखनऊ आई थी? अब तो आपको माँ कहने में भी मुझे शर्म आ रही है। दामाद ने कहा कुछ नहीं, लेकिन उसके हाव भाव ही उसे आहत करने के लिए काफ़ी थे। अपने कमरे में आकर मानसी फूट फूट कर रोने लगी। बिना कुछ भी किए उसे उन अपनों द्वारा जलील किया जा रहा था जिनके लिए अपनी पूरी जिंदगी उसने दांव पर लगा दी थी। उसका मन आज चित्कार उठा। उसे समीर पर भी क्रोध आ रहा था कि उसने ऐसा सोचा भी कैसे। इतनी जल्दी यह सब, अभी कल परसों ही मिले हैं। उससे बिना पूछे बिना बताए समीर ने खुद ही ऐसा निर्णय कैसे ले लिया। लेकिन वह यह भी जानती थी कि उसकी परेशानियां और परिस्थिति को देखकर ही समीर ने ऐसा निर्णय लिया होगा। वह उसे अच्छे से जानती थी। बिना किसी लाग लपेट की वह अपनी बात सामने वाले के सामने ऐसे ही रखता था। स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी। उसकी जिंदगी ने कई झंझावात देखे थे, परंतु आज उसके चरित्र की मान प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई थी। उसने अपने मन को संयत करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन आज हुए इस अपमान पर पहली बार उसका मन उसी से विद्रोह कर बैठा। क्या उसका जन्म केवल त्याग और बलिदान के लिए ही हुआ है? उसका अपना कोई वजूद नहीं है सिवाय एक पत्नी, बहू और माँ बनने के? जीवन की एक रास्ता को वह आज तक ढोती चली आई, महज अपना तमाम मानकर। अपने समय की बेचैनी, छटपटाहट को अपने भीतर ही दफन कर दिया। क्या सिर्फ इसलिए कि ये बच्चे आगे चलकर उसे इस तरह धिक्कारें? आखिर उसकी गलती ही क्या है? क्या कुछ भी कहने से पहले बेटी और दामाद को उससे इस बात की पूरी जानकारी नहीं लेनी चाहिए थी? क्या उसकी बेटी ने उसे इतना ही जाना है? लेकिन वह भी किसके व्यवहार पर आंसू बहा रही है? अरे यह तो वही बेटी है जिसने अपनी माँ को अपने घर की नौकरानी समझा है। उससे किसी भी इज्जत की उम्मीद करना भी मूर्खता है। जो माँ को दो रोटी भी ज़्यादा हासिल करने के लालच से खिला रही हो, वह उसकी बेटी तो नहीं हो सकती। अब वह समझ गई कि दूसरों से इज्जत चाहिए तो पहले उसे स्वयं अपनी इज्जत करना सीखना होगा, वरना यह सब इसी तरह चलता रहेगा। कुछ सोचकर वह उठी। घड़ी ने रात के 9 बजाए। बाहर हॉल में आई तो बेटी दामाद नहीं थे। हालात के मुताबिक खाना बनाने का तो कोई सवाल नहीं था। शायद इसलिए खाना खाने बाहर गए हूँ। शांत मन से उसने बहुत सोचा। हाँ, समीर ने यह जानबूझकर किया है। अगर वह उससे इस बात का जिक्र भी करता तो वह कभी राजी नहीं होती। खुद ही 7 शब्दों में इनकार कर देती और अपने बच्चों की इस घिनौनी प्रतिक्रिया से भी अनजान नहीं रहती। फिर शायद अपने लिए जीने की उसकी इच्छा भी कभी बलवती न होती। उसके मन का आईना साफ हो सके, इसलिए समीर ने उसके ऊपर जमी धूल को झटकने की कोशिश की है। अभी उसकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है, फिर क्यों वह ज़िंदगी को बोझ समझ कर जिए? अब से वह सिर्फ अपनी खुशी के लिए जिएगी। मानसी ने मुस्कुराकर ज़िंदगी को गले लगाने का निश्चय किया। उठकर किचन में आई। भूख से आंतें बुलबुला रही थी। हल्का फुल्का कुछ बनाकर खाया और चैन से सो गई। सुबह सवेरे वह उठी। उसका प्रिय गीत उसके होठों पर अनायास ही आ गया। हमने देखी है इन आंखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम ना दो। गुनगुनाते हुए तैयार होने लगी। इस बात से बेफिक्र कि बाहर उसकी बेटी व दामाद उसके हाथ की चाय का इंतजार कर रहे हैं। दरवाजे की घंटी बजी और मानसी ने दरवाज़ा खोला। बाहर समीर खड़े थे। मानसी ने मुस्कुराकर उनका अभिवादन किया और भीतर बुलाकर एक बार फिर से उनका परिचय अपनी बेटी व दामाद से करवाया। ये हैं तुम्हारे होने वाले पापा। हमने आज ही शादी करने का फैसला लिया है। आना चाहो तो तुम भी आमंत्रित हो।
बिना यह देखे कि अचानक आए परिवर्तन से बेटी और दामाद के चेहरे पर क्या भाव उपजे हैं, मानसी समीर के साथ चल पड़ी अपनी नई जिंदगी की नई सुबह की ओर। आप सुन रहे थे कहानी फैसला, एक नई सुबह का। इस कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद। हमें कमेंट करके बताएं कैसी लगी आपको ये कहानी। यदि आप लोगों के पास कोई सुझाव है तो कृपया साझा करें और किसी भी प्रश्न को पूछने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। और हाँ, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। एक बार फिर धन्यवाद।